वेरी गुड मॉर्निंग। सो वही अपना इनकम टैक्स, और आज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार की फैसिलिटीज़ का वैल्यूएशन या अनुलाभ का सुविधा का मूल्यांकन, कार की सुविधा का। ठीक है। अच्छा, अब आप इसे इस तरह से समझें कि कार यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने दी है, नियोक्ता ने दी है अपने एम्प्लॉय को, कर्मचारी को, कि साहब ये कार रखिए और ऑफिशियली पर्पस से कार्यालयीन उपयोग के लिए इसका उपयोग कीजिए। यानी जब भी आप ऑफिस आएँ या फिर कार घर तक छोड़कर भी आएगी ऑफिसर्स को, अधिकारियों को या एम्प्लॉयज़ को, घर से आप ऑफिस आइए और ऑफिस के बाद में फील्ड वर्क पे निकल जाइए। यदि वक्त ज़्यादा हो गया तो वापसी में आपको ये घर तक ही छोड़ेगी ये कार। तो इसमें एम्प्लॉय का कोई पर्सनल बेनिफिट तो हुआ नहीं, कोई व्यक्तिगत लाभ तो हुआ नहीं, इसलिए ये सुविधा जो है एग्जेम्प्टेड या इसका वैल्यूएशन नील होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत लाभ नहीं हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यदि मान लीजिए कार जो है एम्प्लॉयर की है और कार जो है व्यक्तिगत उपयोग के लिए की जा रही है, ठीक है, पर्सनली यूज़ की जा रही है, और ये कहा गया है कि साहब मतलब पार्टली पर्सनली हो, पार्टली ऑफिशियल यूज़ की जा रही है, और ये कहा गया कि साहब 40% जो है, जो भी वैल्यूएशन है उसका, फैसिलिटीज़ का, उसका 40% जो है वो पर्सनली यूज़ हो रहा है। दैट मीन्स 60% जो है वो ऑफिशियली यूज़ हो रहा है। तो जो 40% है, सपोज वैल्यूएशन किया गया कि फैसिलिटीज़ जो थी वो 20,000 की थी, तो 20,000 का 40% पर्सनली है, दैट मीन्स 8,000 जो है वो टैक्सेबल कहलाएंगे और सैलरी हेड में ऐड कर दिए जाएंगे। आ रहा समझ में? अच्छा, और यहाँ पर यदि मान लीजिए आप वही आंशिक रूप से व्यक्तिगत और आंशिक रूप से कार्यालयीन उपयोग के लिए कार का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि कितने परसेंट, तो फिर वहाँ पर हम एक टेबल जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैलकुलेशन बेसिस बना दिया है कि साहब इस आधार पर आप उसकी गणना कीजिए। तो वो गणना किस तरह से करेंगे आप, तो उसको आप समझें। अच्छा, कार को जो है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है। सो देयर वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ कार। फर्स्ट वन इज स्मॉल कार। अब स्मॉल कार का मतलब ये नहीं कि साइज वाइज छोटी कार है। इंजन की कैपेसिटी मतलब क्या? अप टू 1.6 लीटर या 1600 सीसी जिसे हम कहते हैं। अब आपको ये नहीं है कि जो एम्प्लॉय है वो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन देखे कि साहब वो कार के इंजन की कैपेसिटी को रीड कर रहा है, उसको समझ रहा है, मैकेनिक को बुलाकर आपको बता दिया जाएगा कि साहब ये इंजन जो है इसकी कैपेसिटी इतनी है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा ठीक है। तो यदि स्मॉल कार है, अप टू 1.6 लीटर कैपेसिटी का इंजन या 1600 सीसी का है, तो उसे स्मॉल कार कहा गया है। और सारे खर्चे जो हैं वो एम्प्लॉयर कर रहा है, मतलब ऑफिशियली और पर्सनली दोनों। तो ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर, सभी प्रकार के खर्चे नियोक्ता द्वारा किए जाते हैं। तब इस सुविधा का मूल्यांकन होगा ₹1800 पर मंथ। 1800 रुपये प्रति माह जो है वो ये सुविधा मानी जाएगी, यानी ये टैक्सेबल किया जाएगा नंबर ऑफ मंथ से कैलकुलेट करके, मल्टीप्लाई करके। फिर यदि मान लीजिए पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, सेकंड वन इज पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय। यदि पर्सनल एक्सपेंसेस जो हैं वो कौन पेड कर रहा है? एम्प्लॉय पेड कर रहा है, तो ये हो जाएगा 600 पर मंथ। क्लियर है ये? यदि सारे खर्चे जो हैं वो एम्प्लॉयर पेड करना, नियोक्ता ने भुगतान किए हैं, तो सुविधा का मूल्य माना जाएगा 1800 रुपये प्रति माह। और यदि व्यक्तिगत उपयोग के खर्चे कर्मचारी ने किए, निजी उपयोग वाले, तब फैसिलिटीज़ का वैल्यूएशन होगा 600 पर मंथ।
अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो तो एम्प्लॉयज़ ने कर दिए, तब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा कि नहीं ये टैक्सेबल होगा 600 पर मंथ। तो वो इसलिए क्योंकि कार जो है वो नियोक्ता की है, कार किसकी है, एम्प्लॉयर की है। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भाई अपना सिद्धांत एप्लीकेबल करता है, रूल्स अपने, कि यदि ये कार एम्प्लॉय की होती तो उसने पैसे खर्च किए होते, 3 लाख 4 लाख जितने की भी कार आती वो पैसे खर्च होते, तो वो चूँकि पैसे उसके खर्च नहीं हुए हैं इसलिए ये फैसिलिटीज़ को हम 600 पर मंथ टैक्सेबल करेंगे, क्योंकि कार नियोक्ता की है इसलिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में क्या जाते हैं। सेकंड वन इज बिग कार, बड़ी कार। ठीक है, बिग कार है तो इसमें भी वही है, फर्स्ट कैटेगरी। यदि फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये 1800 पर मंथ, मतलब ऑल द एक्सपेंसेस पेड बाय द एम्प्लॉयर, सो 1800 बिकम्स 2400 पर मंथ। फैसिलिटीज का वैल्यूशन कितना हो जाएगा, 2400 रुपये प्रति माह। ठीक है, अच्छा, और यदि मान लीजिए ये पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉय है तो ये 600 रुपये हो जाएंगे 900 रुपये प्रति माह, 900 पर मंथ। क्लियर है, सो इट बिकम्स ₹900 पर मंथ। 1800 में तो 600 रुपये हो गए, 900 रुपये, 1800 रुपये हो गए, 2400 रुपये प्रति माह। ये वैल्यूशन हो गया कब, जबकि कार का उपयोग आंशिक रूप से व्यक्तिगत और आंशिक रूप से कार्यालयीन उपयोग में हो। क्लियर है ये। अच्छा, अब यदि मान लीजिए कार के साथ में ड्राइवर भी दिया गया, ठीक है, ड्राइवर या उसको शोफर भी कहा जाता है, CHAUFFEUR, शोफर यानी कार चालक या वाहन चालक, मोटर कार का चालक, तो शोफर या ड्राइवर भी दिया गया है तो ड्राइवर का वैल्यूएशन होगा 900 पर मंथ, चाहे फिर वो छोटी कार हो या बड़ी कार हो, 900 पर मंथ उसका वैल्यूएशन किया जाएगा। में ठीक। अच्छा, कार के अलावा यदि अच्छा साथ में यदि मान लो एक से ज़्यादा कारें दे दी गई, ठीक है, अच्छी क्लास 1 ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ने कहा कि लीजिए साहब ये कार भी लीजिए वो कार भी लीजिए, ठीक है, तो एक कार का वैल्यूएशन तो स्टेबल के हिसाब से किया जाएगा यदि पार्टली यूज़ हो रहा है तो, और बाकी जितने एक्सपेंसेस एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं जो नियोक्ता ने एम्प्लॉयर ने किए उस बेसिस पे कैलकुलेट कर लिए जाएंगे कि कितने खर्चे, उसका डेप्रिसिएशन कितना लगा और ये सब। यदि मान लीजिए कार के अलावा, तो एक बार फिर से वो टेबल को आप देख लें कि यदि छोटी कार है ऑल द एक्सपेंसेस आर टू बी पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने खर्चे किए हैं तो 1800 रुपये पर मंथ। पर्सनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय तो 600 पर मंथ। बड़ी कार है तो 1800 रुपये की जगह 2400 रुपये पर मंथ, और छोटी वही आपके एक्सपेंसेस जो है 600 रुपये वाले थे वो 900 रुपये पर मंथ। अब कार छोटी हो बड़ी हो, खर्चा कोई भी करे, ड्राइवर का जो वैल्यूएशन है वो 900 पर मंथ। अच्छा, 900 पर मंथ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ड्राइवर साहब को 900 रुपये हर महीने की सैलरी मिल रही, ये बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फैसिलिटीज़ के वैल्यूएशन में 900 पर मंथ कंसीडर करेगा। चलिए अब नेक्स्ट है, अच्छा वाहन, यदि मान लीजिए कार के अलावा कोई दूसरे वाहन उपलब्ध कराए गए हैं तो उसमें भी वही है कि यदि मान लीजिए ऑफिशियल यूज़ हो रहा है तो वैल्यूएशन हो जाएगा नील, और यदि पर्सनली यूज़ हो रहा है तो जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने किए हैं वो खर्चे मिलाकर फैसिलिटीज़ का वैल्यूएशन कर दिया जाएगा, ठीक है, वास्तविक व्यय जो किए गए हैं। फिर यदि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा इंडियन रेलवे बहुत बड़ा नियोक्ता है, बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे। आपने देखा होगा ना हर 15 दिन में या 1 महीने में रेलवे की वैकेंसीज जो है वो आती रहती है किसी न किसी पोस्ट के लिए, तो बहुत बड़ा नियोक्ता है भारतीय रेलवे, ठीक है। तो इंडियन रेलवे या इंडियन एयरलाइंस जो है अपने एम्प्लॉयज़ को पास या टिकट जो फैसिलिटीज़ रहते फ्री ऑफ कॉस्ट देता है वो टैक्सेबल नहीं है, कर योग्य अनुलाभ नहीं है। आपने देखा होगा ट्रेन में यदि जब आप बैठे हुए हैं तो साथ में यदि रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं यदि उनके पास पास है तो पॉकेट में बाकायदा
लिखा रहता पश्चिम मध्य रेलवे या उत्तर पूर्व रेलवे या इस तरह से, और बाकायदा उनका पास बना है, तो जब टीसी साहब आते हैं तो देख के समझ जाते हैं और उनको चेक भी नहीं करते कभी, ठीक है, या कभी कर दिए तो पास देख लिया। तो ये फैसिलिटीज़ जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट्स नहीं हैं, कर योग अनुलाभ की श्रेणी में नहीं आते, ठीक है। अरसुन में चलो, फिर उसके बाद में कार वैल्यूशन आ गया समझ। फिर नेक्स्ट है आपका कि यदि एम्प्लॉय जो है वो रिटायर जब होता है, तो रिटायरमेंट में आपने देखा होगा कि यदि पुरानी फिल्मों में भी आप देखें तो इस तरह के डायलॉग देखने मिलते हैं कि सब जो कर्मचारी है, जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी हैं, वो रिटायरमेंट के दिन एक बार फिर अमीर होते हैं, ठीक है। तो क्यों अमीर होते हैं? क्योंकि उनको हज़ार में नहीं, पुरानी फिल्मों में तो हज़ार में मिलते थे, क्योंकि तब सैलरी सैकड़े और कुछ पैसे में हुआ करती थी। और अभी यदि देखा जाए तो लाखों रुपए मिलते हैं रिटायरमेंट होने पर। प्रोविडेंट फंड का बल्क अमाउंट, एक मुश्त राशि, लमसम, और साथ में ग्रेच्युटी और जो अदर फैसिलिटीज़ हैं उसका कैलकुलेशन भी हम करेंगे। तो प्रोविडेंट फंड जो है यदि आप देखें गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता है, उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी या स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, जनरली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, लेकिन इसमें इनकम टैक्स ज़्यादा टैक्सेबल कुछ भी नहीं करता, बल्कि आपको ATC की जो है वो डिडक्शन भी देता है, आपको ₹1.5 lakhs अभी दिस करेंट ईयर है ना, फाइनेंशियल ईयर 1920, असेसमेंट 2021, ये चेंजेबल भी है और फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि, और साथ में जो जब लमसम मिलता है तब भी एग्जाम्पशन होता है। लेकिन यदि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड किस पर एप्लीकेबल हो रहा है? बैंक एम्प्लॉयज़ पर या बैंकर्स पर, जो फैक्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं उन पर। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में RPF में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, तो यदि मान लीजिए 12% से ज़्यादा का हो, ठीक है, तो 12% से जितना ज़्यादा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो टैक्सेबल होगा, एक्सेस पार्ट, ठीक है। 12% से अधिक का नियोक्ता का अंशदान ये कर योग्य होगा। एम्प्लॉय कितने भी कंट्रीब्यूट करते रहे, क्यों? क्योंकि वो तो अपनी सैलरी तो उसकी वैसे भी टैक्सेबल है, और सैलरी का ही तो पार्ट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। पूरी की पूरी सैलरी भी यदि मान लीजिए एम्प्लॉय उठा के प्रोविडेंट फंड में जमा कर दें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एंटायर पार्ट तो हम वैसे ही टैक्सेबल कर चुके हैं, ठीक है। तो भाई वही है कि यदि मान लीजिए आपको साल भर में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 5 लाख रुपए का पर हम टोटल सैलरी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप उसमें से यदि 1,20,000 रुपये आप जमा करके आए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पूरे का पूरा 5 लाख भी जमा करा तो आप टैक्स तो वैसे ही लग चुका उस पर। तो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन यदि 12% से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा हो वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। अच्छा, और साथ में 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट, 9.5% से अधिक का ब्याज, ये भी टैक्सेबल होगा। क्लियर? किसमें? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, RPF या प्रमाणित भविष्य निधि, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में। क्लियर है ये? अब यहाँ पर कैसे कैलकुलेशन होता है? तो सबसे पहले तो वही आपकी मीनिंग ऑफ सैलरी, वेतन से आशय क्या होगा? तो वेतन से आशय क्या होगा? जनरली हर बार यही होता है या मोस्टली टाइम्स में बेसिक प्लस DP प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। क्लियर है ये? मतलब यानी कि मूल वेतन है, फिर डियरनेस पे है, डियरनेस पे और सर्टेन % ऑफ कमीशन है। अच्छा, साथ में ध्यान में रखें जो कार की फैसिलिटीज़ है वो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ पर ही टैक्सेबल हैं, जनरल एम्प्लॉयज़ पर नहीं, मतलब विशिष्ट कर्मचारियों पर। और विशिष्ट कर्मचारी कौन है? तो विशिष्ट कर्मचारी वह है जो डायरेक्टर है और एम्प्लॉय है, या फिर एम्प्लॉय है और एटलीस्ट 20% वोटिंग शेयर्स हैं उसके पास, या फिर उसकी साल भर की मॉनिटरी इनकम मतलब मौद्रिक आय 50,000 रुपये से ज़्यादा हो, एक साल की 50,000 रुपये से ज़्यादा, जिसमें अनुलाभ शामिल नहीं किए जाते। तो जनरली आजकल सभी की 50,000 से ज़्यादा ही होती है एक साल में। यदि तीनों में से किसी भी एक कंडीशन को यदि वो फुलफ़िल करता है
तो वो स्पेसिफिक या विशिष्ट कर्मचारी माना जाता है। ठीक है। अच्छा, तो कार की फैसिलिटी सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। यहाँ प्रोविडेंट फंड में मीनिंग ऑफ सैलरी में अपन ले रहे हैं बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। तो डीपी क्या है, महंगाई वेतन क्या है, तो आपको बताया पहले भी कि महंगाई भत्ता महंगाई वेतन कहलाता है यदि वह नंबर फर्स्ट सेवा शर्तों के अधीन हो, वाइल इट कम्स अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सेवा शर्तों के अधीन हो, या फिर नंबर 2 वाइल इट इज टू बी कंसीडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आरपीएफ, प्रमाणित भविष्य निधि की गणना में शामिल किया जाता हो, या फिर वाइल इट इज कंसीडर फॉर द रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अवकाश संबंधी लाभों की गणना में शामिल किया जाता हो, किसे, डीए को। तो ये डीए नहीं डीपी कहलाता है। यानी वो तीनों कंडीशंस में से यदि कोई एक भी लिखी हो तो, या तीनों हो तो और भी ठीक है, लेकिन एक भी लिखी हो तो वो डीए नहीं डीपी कहलाता है। क्लियर है ये। तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड आरपीएफ के लिए मीनिंग ऑफ सैलरी क्या है, बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। क्या है, बेसिक प्लस डीपी प्लस सर्टेन % ऑफ कमीशन। आ रहा समझ में। चलिए अब देखिए, आपके यहाँ पे ये मीनिंग ऑफ सैलरी हो गए। पहले एक न्यूमेरिकल्स हम ले लेते हैं सकलेचा सर की बुक से। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अजय गुप्ता, ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, हिज बेसिक सैलरी इज ₹1,80,000 per annum, his contribution in statutory provident fund is 8 and 1/3% of salary, interest credited to provident fund at the rate of 10.5% during the previous years amounting ₹6,000। मतलब मिस्टर गुप्ता एक सरकारी अधिकारी हैं, तो खेल तो यही हो गया कि कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। तो सवाल में न्यूमेरिकल्स में आपको ये ध्यान रखना है, टॉप पर उसने कह दिया क्वेश्चन में कि ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, तो बस कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्टेड होगा। ठीक, क्वेश्चन वहीं समाप्त हो गया। फिर अब क्वेश्चन वहीं समाप्त हो गया, इसका मतलब यदि एग्जाम में आ जाता है इस तरह का छोटा सा, तो ये नहीं कि आप कुछ लिखें ही नहीं और कैसा क्वेश्चन तो वहीं समाप्त हो गया। लिखना क्या है इसमें, आपको लॉजिक उसके रीजंस लिखने होंगे कि क्यों वह एग्जेम्प्टेड है, आपको लिखना होगा बिकॉज ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और पूरी कहानी साथ में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है आपका लिखा है, हाउ मच अमाउंट शैल बी टैक्सेबल इन सैलरी रिगार्डिंग प्रोविडेंट फंड। बेसिक सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹28,000 पर एनम, बेसिक सैलरी 28,000 रुपये प्रति वर्ष है। डीएनएस अलाउंस इज ₹6,000 पर एनम विच इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो अब रिटायरमेंट बेनिफिट्स में कैलकुलेट किया जाता है, दैट मीन्स टू से ये डीए नहीं डीपी है। 2% कमीशन ऑन टर्नओवर यू हैव गिवन अमाउंटिंग ₹3 लाख से, तो 3 लाख का 2% 6,000 हो गया। ठीक, 6,000 रुपये कमीशन भी हो गया। बोनस दिया, बोनस हम शामिल करते नहीं हैं। फिर एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है 7,000 रुपये, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना ही है। 5,500 रुपये इंटरेस्ट वॉज जो है ₹5,500 इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू द फंड एट द रेट ऑफ 11%। अब देखिए, पहले इस न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या करें आप, बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी यू हैव गिवन अमाउंटिंग ₹28,000 पर एनम। डीपी ये भी 6,000 है, और वो सेल्स का 2% निकाला तो वह भी 6,000 रुपये आ गया। तो मीनिंग ऑफ सैलरी कितनी हो गई, 28 + 6 + 6 यानी 12 यानी 40,000, 40,000 रुपये। क्लियर है ये, मीनिंग ऑफ सैलरी कितनी हो गई, 40,000 रुपये। अब आप इस 40,000 का 12% निकालिए। ठीक है, 12% ऑफ ₹40,000, तो ये कितना आ जाएगा, 12 × 4 = 4800 रुपये आ जाएंगे। तो इतना तो आप कर ही लेंगे इसको, है ना, तो 4800। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इसको ₹7,000। नियोक्ता का अंशदान पर ही हमें ध्यान में रखना है। तो नियोक्ता का अंशदान कितना है, 7,000 रुपये। अब एक्सेस कंट्रीब्यूशन कितना कहलाएगा, तो अब आप लिखेंगे एक्सेस
कंट्रीब्यूशन लिखेंगे पूरा, वो शॉर्ट में CONT बस बना दिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा 7000 माइनस आप कर लेंगे 4800, तो ये आ जाएंगे 2200 रुपये। ठीक है, आप इसको 5000 माने तो 2200 ही, तो 2200 जो है वो एक्सेस कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल हो जाएगा और सैलरी हेड में वो लाइन में पर्टिकुलर अमाउंट के में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने जो है वो 4800 से कम दिया होता, 4800 तक भी कंट्रीब्यूशन किया होता, तब हम टैक्सेबल नहीं करते। सपोज उसने 4000 या 4500 का किया होता, तब भी हम कुछ नहीं करते। 4800 से 1 रुपये भी, 1 रत्ती भी ऊपर गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। कौन सा एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल होगा। अच्छा, साथ में इन्होंने जो है वो इंटरेस्ट भी दिया है, तो इंटरेस्ट आप कैसे टैक्सेबल करेंगे, आप इसे थोड़ा इधर इनसाइट में देख लीजिए, है ना, कि टैक्सेबल इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप देखिए, आपको अमाउंट लिखना है वो अमाउंट जिस इंटरेस्ट का क्रेडिट किया गया, तो 5500 है। फिर एक्सेस तो 9.5 और 11% का एक्सेस डिफरेंस कितना आ गया 1.5, और ओरिजिनल रेट आपका 11, मतलब इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू एक्सेस रेट अपॉन ओरिजिनल रेट जो यू हैव गिवन इन द क्वेश्चन व्हाटएवर। तो 11 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये जाएगा 500 1.5 यानी 250 500 यानी 750 रुपये। तो ये 750 रुपये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो हो गया फार्मूला कैसा आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इनटू एक्सेस रेट अपॉन ओरिजिनल रेट। ये 11 एकम 11 है, यहाँ एक बार कैंसिल हुए, ठीक, क्लियर। ये अब यहाँ पे 750 रुपये इस तरह से आके, और मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में आप ये फार्मूला भूल जाते हैं, होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में बहुत कुछ भूल भी जाते हैं, फिर कुछ नया ही लिखते हैं। स्पेशली यदि आपने देखा होगा थ्योरी पेपर में कि थ्योरी हम नोट्स तैयार हो सब कुछ, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में तो कुछ नए पॉइंट्स हम बना लेते हैं, होता है एग्जामिनेशन हॉल की यही तो महिमा है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि ये 750 रुपये इस फार्मूले से आ गया। मान लीजिए ये फार्मूला भूल गए, तब आप कैसे कैलकुलेट करें, तो वही बेसिक मैथ्स है कि एज एट द रेट ऑफ 11%, एज एट द रेट ऑफ 11, पूरी लाइन लिखेंगे आप, एज एट द रेट ऑफ 11% इंटरेस्ट अमाउंट इज ₹5500, 11% की दर से ब्याज की राशि है 5500 रुपये। इसलिए कितना 9.5% से, तो 9.5% से आप करें तो कितना आ जाएगा, परसेंट के कैंसिल हो जाएंगे अपने आप। तो क्या आप करेंगे 9.5 इंटू 5500 अपॉन 11, तो आप सॉल्व कीजिए इसको, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा वही 500 टाइम्स, और 500 इंटू 9.5 कर दीजिए, तो 5 नाम 45 और आधा 250 47 50 आएंगे। और फिर भी चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, कैलकुलेटर अलाउ है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप खतरों से खेलें। तो लीजिए साहब, आपने इसको सॉल्व किया तो ठीक है, आ रहा है 4750, 4750 रुपये 9.5% से आके। अब हम क्या करेंगे, एक्सेस निकालने, तो ये 5500 माइनस 4750, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है, 5500 माइनस 4750, 750 एक्सेस इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। आ रहा समझ में। इस तरह से कभी आपको क्वेश्चन में दे रखा हो कि वो जो इंटरेस्ट है कंट्रीब्यूशन है वो 15% ऑफ द अमाउंट है वो, ठीक है, सैलरी का, तो आप क्या करें, 12% से ज़्यादा है, कितना है तो 3% है, तो 3% निकाल लें। यदि नहीं दिया है, अमाउंट दे रखा है कि वो 20,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन किया, तो पहले आप मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल लीजिए, फिर इसका 12% निकाल लीजिए, 12% से ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो कुछ इस तरह से आ रहा है, दैट विल बी टैक्सेबल। आ रहा समझ में। चलिए, फिर उसके बाद बस लगभग कैलकुलेशन समाप्ति की ओर है, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। फिर ग्रॉस सैलरी सबका टोटल किया, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। अब इस ग्रॉस सैलरी के अमाउंट में से हम क्या माइनस करेंगे,
तो माइनस होगा सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये की राशि है। क्लियर है ये? तो 50,000 रुपये। अच्छा, मान लीजिए ग्रॉस सैलरी ही जो है वो 50,000 से कम आई, तो अब ये नहीं कि मान लीजिए ग्रॉस सैलरी सपोज 38,000, यानी कि प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं कि साल भर में 38,000 रुपये आए, और मान लीजिए 38,000 रुपये हैं तब, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको 38,000 रुपये तक की ही डिडक्शन देगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे भैया आप तो 50,000 तक तो पहुंच ही नहीं पाए, ओहो तो ये 12,000 रुपये हमसे रखो। यदि ऐसा होने लगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने ऐसा पैसा मांगने की तो लाइन लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो डिडक्शन मिलेगा वो कहाँ तक मिलेगा आपको, एसडी जो अमाउंट 50,000 से कम है, जैसे 38,000 है तो 38,000 तक। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट और क्या मिलेगा, प्रोफेशनल टैक्स या फिर एम्प्लॉयमेंट टैक्स कहते हैं, वृत्ति कर, सेवा नियोजन कर कहा जाता है। तो ये जो एक्चुअल पेमेंट एम्प्लॉय ने किया प्रोफेशनल टैक्स का वो माइनस होगा। क्लियर है ये? और यदि मान लीजिए प्रीवियस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, बस एक्चुअल पेमेंट होना ज़रूरी है, और किसने पेमेंट किया हो, एम्प्लॉय ने। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने कर दिया तो पहले ये ऐड किया जाएगा, बाद में माइनस किया जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए मनोरंजन भत्ते की जो कटौती है वो सिर्फ डिडक्शन मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सरकारी कर्मचारी की दशा में ही। क्लियर है? और अंडर सेक्शन 16 मिल रही सब है ना। अब यहाँ पर क्या डिडक्शंस मिलेगी, तो एक्चुअल अमाउंट, फर्स्ट वन इज एक्चुअल अमाउंट, वास्तविक प्राप्ति, या फिर 20% ऑफ बेसिक, द मीनिंग ऑफ सैलरी इज ओनली बेसिक अमाउंट, बेसिक सैलरी का 20%, या 5,000 रुपये साल भर के कैलकुलेशन के हिसाब से, पर मंथ नहीं कि 60,000 रुपये आपने लिख दिए, या फिर 5,000 रुपये। एक बार फिर से एक्चुअल रिसीव्ड किसके, मतलब एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शंस के, हाँ एक्चुअली रिसीव्ड है, या फिर 20% ऑफ बेसिक है, या फिर 5,000 रुपये, तीनों में जो सबसे कम हो वो डिडक्टेबल यानी एग्जेम्प्टेड अमाउंट कहलाएगा, तो उसकी कटौती मिल जाएगी। समझ में? इस तरह से ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी हो बुक में। यदि वैसे सवाल में जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे हम, तो और भी सब चीज़ें आपको सामने आएंगी कि अच्छा ये कैलकुलेशन ऐसे करना है इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार बुक को ज़रूर पढ़ें। बुक का आप इनकम टैक्स की बुक का एक एक पेज पढ़ लीजिए, कोई भी पेज की या किसी भी पेज की कोई भी लाइन आपकी नज़रों से बच के ना निकल जाए। आप दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिए कि अरे ये तो ये तो आ ही नहीं सकते, इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल करना। आप बिल्कुल जैसे कथा कहानी हम पढ़ते हैं, बिल्कुल एक लाइन से हर कुछ पढ़िए इनकम टैक्स की बुक का, और नो डाउट आप उस पर मार्क भी करते जाइए ना, हाईलाइटर पेन से या पेंसिल से या इस तरह से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इस बुक की वैल्यू तो ज़ीरो होने ही वाली है। तो बेहतर है इसी साल बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए। क्यों ज़ीरो होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर नया बजट आएगा, नए प्रोविजंस, तो फिर नई बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो बुक के आप एक एक पेज को पढ़ डालिए अब तक का, और फिर उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल्स वो तो कर ही रहे हैं हम। आ रहा समझ में? चलिए, तो इस तरह से आज के लिए बस इतनी ही कहानी है, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।